बाबा जी, इजाज़त हो तो कुछ सवाल करूं? मैं बहरहाल एक आम आदमी हूं और पिछले चंद दिनों में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात से दो चार हुआ हूं कि मुझ पर पागलपन की सी कैफियत तारी हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप उन पुरस्कार वाक़यात से पर्दा उठाएं। सबसे पहले तो मैं उस हाथ के बारे में जानना चाहूंगा जिसे मैंने पहली बार ट्रेन में देखा था, और दूसरी बार थोड़ी देर पहले इसी कुटिया में। वो हाथ किसका था? इसके बाद दूसरा सवाल क्या होगा? बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा। फिर मैं उस अफरीत के बारे में आपसे कुछ पूछूंगा। उसके बाद उसके बाद मैं आपके चेले के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। अच्छा, तो फिर सुनो। दरअसल इन तीनों सवालों का जवाब एक ही आदमी से वाबस्ता है, और वो है बद्रीनाथ, जिसे तुमने अभी मेरा चेला कहा है। और तुम ही क्या, सारी दुनिया उसे मेरा चेला ही कहती है। यानी बाबा का चेला, और वाकई मेरा चेला था। ऐसा चेला जिस पर मुझे फख्र था। काश मुझे उस पर हमेशा फख्र रहता। लेकिन ये मनुष्य, ये मानस, ये इंसान भगवान की पेचीदा तरीन तख्लीक है। इस पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे उड़ते बादल पर भरोसा कर लेना। तुमने मौलाना रोम की मसनवी तो पढ़ी होगी। एक जगह उन्होंने बशर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखा है कि इंसान खैर व शर का मजमुआ है। खैर का अंसर गालिब आ जाए तो इंसान फरिश्तों से भी बढ़ जाता है, और शर का पहलू रूह पर छा जाए तो आदमी जानवर से भी बदतर हो जाता है। खैर और शर की जंग इंसान के अंदर उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कोई पहलू उस पर गालिब ना आ जाए। मेरे अपने ख्याल में नेकी और बदी के दरमियान सिर्फ एक लम्हे का फासला होता है। शैतानी क़ुव्वतें इंसान के अंदर उसी कमज़ोरी की तलाश में सरगर्दा रहती हैं। आदमी अंदर से मजबूत हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वरना उम्र भर की कमाई एक लम्हे में लुट जाती है। बद्रीनाथ के साथ भी कुछ इसी किस्म का वाक़या पेश आया। एक कमज़ोर लम्हे ने उसे डस लिया, और फिर वो हमेशा के लिए जहर आलूद हो गया। बद्रीनाथ पीलीभीत का रहने वाला था। उसे वहाँ के गुरु ने मेरे पास भेजा था, और अपने पत्र में इस बात की सिफारिश की थी कि मैं उसे अपना शश बना लूँ। मजदूरों की बस्ती में पहुंचकर उसने लोगों से मेरा पता मालूम करने की कोशिश की। मेरा पता किसी को मालूम न था। लोगों ने उसे बताया कि सूरज बाबा 12वीं साल बस्ती में वारिद होते हैं। 9 साल गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 3 साल बाकी रह गए हैं। ये सुनकर उसने बस्ती से ज़रा अलग एक कुटिया बनाई और ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ हो गया। 3 साल बाद जब मैं बस्ती पहुंचा तो उसे बड़ी बेताबी से अपना मुंतज़िर पाया। जब उसने मेरा चेला बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने उससे कहा, 12 साल का बिनबास भोगना होगा। अभी तुम नौजवान हो, अच्छी तरह सोच लो। 12 साल से एक दिन पहले भी अगर तुमने इंसानों की बस्ती में कदम रखा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम इधर के रहोगे ना उधर के। ये सुनकर उसने मेरे पांव पकड़ लिए और बड़े यकीन से कहने लगा, स्वामी जी, मैं ऐसे कई पग आपके साथ बिता सकता हूँ। उसके जवाब ने मुझे खुश किया, और मैं उसे अपने साथ लेकर जंगल में आ गया। उस वक्त मेरी कुटिया यहाँ से 5 मील दूर थी। मैं हर 12वें साल अपना रिहायशी इलाका बदल देता हूँ। खैर अगले 12 बरस तक वो मेरे साथ रहा। इन 12 बरसों में एक दो बार ऐसे मकाम आए कि तपस्याओं की कठिनाइयों ने उसे बेजार कर दिया और नफ्स के अजदहे ने सर उभारा। लेकिन मेरी बर वक्त देखभाल ने नफ्स के अजदहे को मार भगाया। 12 बरस के बाद जब वो मेरे साथ बस्ती में आया तो वो कुंदन था, तरशा हुआ हीरा था, जो अपनी रियाजत और तपस्या से जगमगा रहा था। बस्ती वालों ने उसे हाथों हाथ लिया। मैंने क्योंकि उसका तारुफ अपना चेला कहकर करवाया था, लिहाजा उसका नाम बाबा का चेला पड़ गया। उसका असल नाम किसी को याद न रहा। मैं बद्रीनाथ को बस्ती में अपना जानशीन बनाकर वापस आ गया। 6 साल तक मेरा चेला नेकी की राह पर चलता रहा। मैंने उसे जो कुछ दे दिया था उसने उससे पूरा फ़ायदा उठाया। इन 6 सालों में उसकी बातनी क़ुव्वतों में मज़ीद इजाफा हुआ। उसके हाथ में शिफा आ गई, आंखों में मकनातीसी क़ुव्वत पैदा हो गई। जिस पर नज़र डालता वो उसका हो जाता। वो दुखी इंसानियत की खिदमत तन मन धन से करने लगा, और चंद सालों में ही वो बस्ती का देवता बन गया। लोग उसे बेहद इज्जत और एहतराम देने लगे। उसका हुक्म मानना उनके लिए मुक़द्दस फरीज़ा ठहरने लगा। शिफायाबी की क़ुव्वत अता करते वक्त मैंने उसे तंबी की थी कि औरतों का इलाज करते वक्त उनके जिस्मों से दूर रहना। हाँ, मर्दों का इलाज तुम उनके जिस्मों पर हाथ फेर कर सकते हो। औरतों के इलाज के लिए पानी इस्तेमाल करना। 6 साल तक वो मेरी इस हिदायत पर अमल करता रहा और लोगों की दुआएं लेता रहा। उसके पास सांप के कांटे का भी इलाज था। मैंने उसे एक पत्थर अता कर दिया था जो जहर चूस लेने की सलाहियत रखता था।
उस पत्थर से उसने बहुत सी जिंदगियां बचाईं। बिलाखिर वो पत्थर ही उसकी मौत का सबब बन गया। फिर एक लम्हे में उसकी 18 साल तपस्या भंग हो गई। शायद तुम्हें इस बात का यकीन ना आए कि एक आदमी 18 साल तक नेकी की राह चलते चलते अचानक बदी की राह कैसे चलने लगा। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बता दिया था कि शैतानी क़ुव्वतें हमेशा परहेज़गार लोगों के ताक़ुब में रहती हैं। वो उनके लिए हर लम्हा तरगीब का सामान करती रहती हैं, दिल में वसवसे डालती हैं। अगर उन क़ुव्वतों को बाल बराबर भी पांव जमाने का मौका मिल जाए तो ये उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और ये बाल बराबर जगह बढ़ते बढ़ते दराज की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह शख्सियत बिखर बिखर कर रेजा रेजा हो जाती है। उसकी शख्सियत मिट्टी में मिला देने वाला लम्हा एक औरत की सूरत में उस पर नाजिल हुआ। एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नौब्याता बीवी के सर में इस कदर शदीद दर्द उठा कि वो औरत दीवार से सर टकराने लगी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने मेरे चेले की शोहरत सुन रखी थी। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर मजदूरों की बस्ती में पहुंचा और उसने मेरे चेले बद्रीनाथ को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बद्रीनाथ ने आज तक तमाम मरीजों को कुटिया ही में देखा था। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर से यही मुतालबा किया कि वो अपनी बीवी को यहाँ ले आए, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ इस तरह मिन्नत समाजत की, कुछ ऐसी माजूरी जाहिर की कि बद्रीनाथ सोच में पड़ गया। इस असना में वह फॉरेस्ट ऑफिसर मुसलसल खुशामद करता रहा। एक सरकारी ऑफिसर को इस कदर खुशामद करता देखकर उसका दिल पसीज गया और वो उसके साथ चल दिया। डाक बंगले में उसकी बीवी पछाड़े खा रही थी। उस पर जैसे जुनून की कैफियत तारी थी। वो नीली साड़ी में मलबूस थी। गोरे बदन की औरत ने सर से पट्टी बांध रखी थी। उसकी खूबसूरत आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। सर में शदीद दर्द होने की वजह से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं। बद्रीनाथ की आमद ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखें चार हुईं। उन ख्वाबनाक आंखों में जाने क्या था कि बद्रीनाथ पर जैसे बिजली सी गिरी। उसने झुरझुरी लेकर खुद को संभाला, पलटकर उस फॉरेस्ट ऑफिसर से पानी मांगा। वो कमरे से बाहर गया तो बद्रीनाथ की नजरें उस औरत के पुरकशिश बदन पर जम गईं। तपस्या भंग होने लगी, रियाजत खाक में मिलने लगी। आगे बढ़कर उसने सर से बंधी पट्टी खोल दी और उसकी रेशमी बालों पर अपना हाथ रखा। फौरन ही दर्द की शिद्दत कम हो गई। औरत ने अपने दोनों हाथों से बद्रीनाथ के हाथों पर दबाव डाला। शायद वो बद्रीनाथ को दबाव डालकर दर्द की जगह दिखाना चाहती थी। इतने में उसका शौहर एक गिलास में पानी लेकर आया। बद्रीनाथ को अपनी बीवी के सर पर हाथ फेरते और बीवी के चेहरे पर सुकून फैलते देखकर उसने सुख का सांस लिया। बद्रीनाथ को उसने बड़ी अकीदत से देखा और गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। बद्रीनाथ ने गिलास एक तरफ रखने का इशारा किया और उस औरत के बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरता रहा। थोड़ी ही देर में दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया और वो औरत ऐसी हशाश बशाश हो गई जैसे उसे कुछ हुआ ही ना था। फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत खुश हुआ और उसने बद्रीनाथ से कुछ पैसे लेने की इल्तिजा की। बद्रीनाथ ने उसे बताया कि ये काम वो पैसे के लिए नहीं करता बल्कि मन की शांति के लिए करता है। ये कहकर वो अपने दिल में हजारों तूफान छुपाए वहां से आ गया। वो पूरी रात अंगारों पर लौटता रहा। नफ्स का घोड़ा बेलगाम होकर उसे जाने किस किस जगह की सैर कराता रहा। वो ख्वाहिशों के समंदर में हाथ पांव मारता जाने कितनी गहराई तक चला गया। सुबह उठा तो उसकी आंखें सुर्ख थीं और पूजा का वक्त निकल चुका था। पूजा का वक्त निकल जाने की उसे जरा भी परवाह न थी। वो उस औरत के पुरकशिश बदन की भूल भुलैयों में गुम था। वो औरत उसके दिमाग पर थरकती फिर रही थी। जरूरियात से फारिग होकर उसने आसन जमा लिया और यहां से कई मील दूर डाक बंगले को अपने ध्यान में ले आया। उसने अपनी बंद आंखों से उस औरत को रसोई में काम करते देखा। बंगले में उस वक्त वो अकेली थी। उसका शौहर जंगल के दौरे पर निकला हुआ था। बद्रीनाथ उसे भी अपने ध्यान में ले आया। तब उसे मालूम हुआ कि फॉरेस्ट ऑफिसर काम से फारिग होकर बंगले में बाद दोपहर पहुंचेगा। अभी दोपहर होने में कई घंटे बाकी थे। वो फौरन खड़ा हो गया। बस्ती से निकला तो उसे ट्रक जाता हुआ नजर आया। वो उस ट्रक पर बैठकर डाक बंगले से जरा फासले पर उतर गया। ट्रक ड्राइवर जो बांस लेकर पीलीभीत जा रहा था, उसने बद्रीनाथ को उसकी मतलूबा जगह तक पहुंचाने की पेशकश भी की थी, लेकिन वो उसे मतलूबा जगह का नाम बताए बगैर सड़क पर ही उतर गया। फिर उसने डाक बंगले का ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो जंगल से गुजरकर उस तक पहुंचता था। फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी ने जब गैर मुतवक्के तौर पर बाबा के चेले को डाक बंगले के दरवाजे पर देखा तो उसका माथा ठिनका। वो एक पति वर्ता पत्नी थी। उस औरत ने भरपूर मुजामत की, लेकिन बद्रीनाथ जैसे पाखंडी की गिरफ्त से निकलना कोई आसान काम ना था। वो इस सदमे से बेहोश हो गई। उसके बेहोश हो जाने के बाद बद्रीनाथ को होश आया, लेकिन अब क्या था, हर सू अंधेरा फैल चुका था। उसने बेहोश पड़ी औरत को बड़ी परेशानी से देखा। उसे मालूम था कि इस औरत के होश में आते ही उसका पाप दुनिया पर आया हो जाएगा।
लिहाजा उसने एक पाप को छुपाने के लिए एक और पाप करने का इरादा कर लिया। देखते ही देखते उस औरत की लाश टुकड़े टुकड़े हो गई। उसने उन टुकड़ों को एक बोरी में भरा और बोरी कंधे पर लादकर जंगल में गुम हो गया और उसकी लाश ठिकाने लगाकर अपनी कुटिया में आ गया। अभी शाम गहरी ना हुई थी कि फॉरेस्ट ऑफिसर 2-3 मजदूरों के साथ उसकी कुटिया पर आ पहुंचा। वो बेहद परेशान था और क्यों ना होता, उसकी बीवी गुम हो गई थी। उसने तमाम मुमकिन जगहों पर उसे तलाश कर लिया था, हत्ता के जंगल भी छनवा मारा था। मायूस होकर उसने बद्रीनाथ की कुटिया का रुख किया। शायद वो अपने कशफ से उसे कुछ बता सके। बद्रीनाथ ने उसकी बीवी की गुमशुदगी की खबर को बड़े इत्मीनान से सुना और फिर आसन जमा कर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलीं और गहरी सांस लेकर बोला, अब उसे भूल जाओ, वो एक परिंदे की भेंट चढ़ चुकी है। बद्रीनाथ ने सच्ची बात कह दी थी, लेकिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर सच्ची बात की तह तक न पहुंच सका। उसने दरिंदे को कोई जंगली जानवर जाना। उसे क्या मालूम था कि दरिंदे इंसानों में भी छुपे हुए हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर ने बहुत कोशिश की कि बद्रीनाथ उस सान्हे की तफसील बताए, लेकिन उसने ये कहकर उससे गुलू खुलासी करा ली कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, और ये बात भी उसने सच्ची कही थी। इस हादसे की रुदात बताकर उसने अपने गले में फांसी का फंदा तो नहीं डलवाना था। बिलाखिर फॉरेस्ट ऑफिसर गम से निढाल डाक बंगले वापस लौट गया। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं थी कि तुमने जो हाथ 2 बार देखा वो उसी औरत का था। ये कहकर सूरज बाबा खामोश हो गए। इस इंकिशाफ ने मेरे अंदर सनसनी फैला दी। आपके चेले बद्रीनाथ को मरे हुए कितने साल हो गए हैं? मैंने सवाल किया। 26 साल, सूरज बाबा ने जवाब दिया। जाहिर है ये वाकया इससे पहले का होगा। हाँ, इस सानिया को 28 साल हो गए। 28 साल हो गए इस बात को, और वो हाथ इस कदर ताज़ा है जैसे कुछ ही देर पहले की बात हो। मैंने ट्रेन में खुद अपनी आंखों से उसमें से खून टपकते देखा था। आखिर ये क्या माजरा है? फिर वो हाथ ट्रेन में कैसे पहुंच गया? फिर कहाँ गायब हो गया? दोबारा नजर आया तो वो लंगूर उसे कहाँ ले गए? उस हाथ ने मुझे उलझा दिया था, लिहाजा मैंने अपने दिमाग वाले सारे ख्यालात एक साथ कर डाले। अब तुम उस हाथ को अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद से वो तुम्हें कभी दिखाई ना देगा। लेकिन अब तक क्यों दिखाई दिया? वो हाथ तुम तक कैसे पहुंचा, या वो अब तक इतना ताज़ा कैसे है? इन बातों का ताल्लुक कायनात के राज से है, और कायनात के राज में तुम पर जाहिर नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि वो हाथ किसका था। सूरज बाबा ने कदरे सख्त लहजे में कहा। उसके बाद मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने की हिम्मत ना हुई। कुछ देर खामोश रहने के बाद सूरज बाबा ने फिर से बद्रीनाथ के बारे में बताना शुरू किया। उस औरत की जिंदगी खत्म करने के बाद उसने गुनाह की जिंदगी इख्तियार कर ली। उसकी कुटिया जो तपस्या की जगह थी, पूजा का स्थान था, शिकार गाह बन गई। उसने औरतों और लड़कियों का इलाज पानी से करने के बजाय हाथ से शुरू कर दिया। अकीदत की मारी औरतें उसके हाथों की गुस्ताखी को हंसी खुशी झेल जाती। कुंवारी लड़कियां लुटकर चुप रहती। नतीजा ये हुआ कि उसके हौसले बढ़ते गए और गुनाहों की दलदल में वो गर्दन तक फंस गया। उसकी हालत उस कुत्ते की सी हो गई जो चूसी हुई हड्डियों पर भी झपट पड़ता है। फिर इंसाफ की वो रात आ पहुंची और उस काले नाग ने बद्रीनाथ का काम तमाम कर दिया। उस वाक़े की तफसील से तो तुम वाकिफ ही हो, और उसकी कुटिया में उसकी लाश भी देख चुके हो। जी हाँ, ठेकेदार अली बख्श ने यह वाक़या बड़ी तफसील से मुझे सुनाया था। ये वाक़या सुनने के बाद ही हम मजदूरों की बस्ती में पहुंचे थे। उस दिन आपकी आमद का भी शोर था। मुझे आपको देखने का शौक हुआ, लेकिन बस्ती में हम ज्यादा देर ठहर ना सकते थे, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हम लोग अपने अपने ठिकानों पर पहुंचना चाहते थे। इसलिए उस दिन आपसे मुलाकात ना हो सकी। बाद में मालूम हुआ कि आप हम लोगों के वहां से निकलने के थोड़ी ही देर बाद बस्ती में आ गए थे। मैंने उन्हें फिर बताया, फिर उनसे सवाल किया, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि बद्रीनाथ की लाश उसकी कुटिया से गायब हो चुकी है और उस महाफिज नाग को भी किसी ने मार डाला है? हाँ, मैं उन तब्दीलियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और जानता हूँ कि उस नाग को किसने कुचला और बद्रीनाथ की लाश कहाँ गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? ज़रा बताएं तो। सब मालूम हो जाएगा, ज़रा सब्र से काम लो। हाँ, मैं तुमसे उस रात का जिक्र कर रहा था जब बद्रीनाथ अपने अंजाम को पहुंचा। वो बद्रीनाथ जो मुजस्सिम हविस हो गया था, जिसके रोए रोए से औरत औरत की आवाज़ आती थी। उसे एक कुंवारी कन्हैया के जिस्म की गागर से रस टपे बिना ही मौत से हमकिनार होना पड़ा। वो लड़की अपने छोटे भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और उसे लेकर बस्ती पहुंच गई। फिर बद्रीनाथ की लाश के साथ क्या हुआ, उस नाग ने लाश को कैसे रोका, इन बातों से तुम वाकिफ हो। फिर वो लड़की इस वाक़े के चंद रोज बाद ही लापता हो गई।
वो कैसे गायब हुई थी, उस पर क्या भी थी, ये मैं तुम्हें बताता हूं। वो कई रोज से उस लड़की का पीछा कर रहा था। इस ताक़ुब के नतीजे में उसे उन तमाम रास्तों से आगाही हो गई थी जहां जहां से उस लड़की का गुजर था। उस दिन वो एक दरख्त के गद्दे पर घात लगाए बैठा था। लड़की ऊपर से बांसों का गट्ठर उठाने गई थी। जब वो वापस आई और उस दरख्त के करीब से गुजरने लगी जिस पर वो घात लगाए बैठा था, तो अचानक उस लड़की को अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ही बोझ महसूस हुआ और वो उस बोझ तले दब गई। बांसों का गट्ठर दूर खाई में जा गिरा। ये महसूस करके कि क्या चीज़ उससे आ लिपटी है, उसके होश गुम हो गए। वो एक तरास कद और तवाना रीछ था। रीछ? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, रीछ। दरमियान में मत बोलो, खामोशी से सुनते जाओ। उस लड़की का वास्ता चंद रोज कबल ही एक रीछ से पड़ा था जो इंसानी रूप में था और जिसका नाम बद्रीनाथ था। उस रीछ को देखकर उसे बद्रीनाथ याद आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रीछ की खाल पहनकर उसके सामने आ गया है। उसकी रूह लरस उठी और वो चीख मारकर बेहोश हो गई। जब उसके हवास दुरुस्त हुए, वो होश में आई तो उसने खुद को जमीन पर लेटा पाया। उसने धीरे से आंखें खोली तो उसे अपने गिर्द अंधेरा फैला नजर आया। अलबत्ता सामने से कुछ रोशनी जरूर आ रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वो किसी गार में है। हवास जागे तो उसे पांव में गुदगुदी महसूस हुई। जरा सा सर ऊंचा करके देखा तो रीछ को अपने पांव के करीब बैठा हुआ पाया। वो अपनी लंबी जबान से उस लड़की के तलवे चाट रहा था। वो बावजूद कोशिश के अपने पांव उसके सामने से हटा न सकी। कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा। यह अमल 3 दिन तक जारी रहा, यहां तक कि उस लड़की के तलवों से खून रिसने लगा। इस दौरान उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन तलवों के जख्मों ने उसे फरार न होने दिया। थोड़े ही फासले पर बेजान होकर फिर गिर पड़ी। जब रीछ वापस आया तो उसने उसे गार से जरा फासले पर निढाल लेटा हुआ पाया। तब उसने शहद का छत्ता उस लड़की के हाथ पर रख दिया। 3 दिन में पहली बार उस लड़की को कुछ खाने को मिला था। छत्ते में अच्छा खासा शहद मौजूद था। लड़की ने सेर होकर खाया। पेट में कुछ पड़ा तो उस पर नीम गशी सी तारी हो गई। तब वो रीछ उसे उठाकर फिर से गार में ले आया। चंद ही रोज में लड़की माजूर होकर रह गई। उसका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। वो लड़की 10 माह तक उस खबीस के पास रही। बिलाखिर एक बच्चे को जन्म देकर परलोक सुधार गई। उसकी मौत के बाद वो रीछ भी ज्यादा अरसे जिंदा न रहा और वो बच्चा फितरत की गोद में पलकर जवान हुआ। तुमने जिस रीछ इंसान को देखा है, दरअसल वो वही बच्चा है, अनोखे मिलाप से पैदा हुआ। अब तक वो रीछ इंसान अंदरूनी जंगल ही में घूमता फिरता था, लेकिन पिछले चंद दिनों से उसमें इनकलाबी तब्दीली रोनुमा हुई और अब वो इंसानों के इलाकों में भी घूमने लगा है। इसीलिए वो तुम्हारी नजरों में आ गया और इसे महज इत्तफाक समझो। ये कहकर सूरज बाबा कुछ देर के लिए खामोश हो गए। अगरचे सूरज बाबा ने बड़ी तफसील से मुझे सब कुछ बता दिया था, इसके बावजूद मुझे इस इंकिशाफ पर यकीन न आया। मैंने उस जंगल में पेश आने वाली बहुत सी नाकाबिले यकीन बातों पर यकीन कर लिया था, लेकिन ये बात गले से उतरती मुश्किल हो गई थी। एक इंसान और जानवर के इत्साल से इस किस्म की औलाद पैदा हो सकती है। बहरहाल उस वक्त इस बात पर यकीन कर लेने के सिवा कोई चारा न था। बद्रीनाथ की लाश का मुअम्मा तो फिर भी हल नहीं हुआ। मैंने सूरज बाबा को याद दिलाया। उसे कौन उठाकर ले गया? वही बेवकूफ़ उठा लाया, उसे जिसका नाम तुमने रीछ इंसान रखा है। जब तुम लोग उसे मारने के लिए जंगल में घूम रहे थे तो वो तुमसे बहुत दूर उस कार्रवाई में लगा हुआ था। उसने नाक को अपने पांव से कुचला और उसकी लाश को उठाकर अपने ठिकाने पर ले गया। उसका ठिकाना कहाँ है? वही गार जहां वो पैदा हुआ और पल बढ़कर इस उम्र को पहुंचा। अब एक खास बात मैं तुम्हें बताता हूं। उस रीछ इंसान की मैं मजीद निगरानी नहीं कर सकता। उसे मैंने अब तक वहीं रोके रखा था। वो एक महदूद इलाके से आगे नहीं बढ़ता था, लेकिन पिछले दिनों में बड़ी खतरनाक तब्दीलियां हुई हैं। वो बागी हो गया है। उसने इलाके की खिलाफ वर्जी के साथ साथ जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया है। बद्रीनाथ की लाश वहां से उठा लाना उसी बगावत का शाखसाना है। मुझे डर है कि किसी औरत का कुर्ब अगर उसे हासिल हो गया तो वो फिर इंसानी बस्तियों में तबाही मचा देगा। कोई औरत उसके शर से महफूज नहीं रहेगी। मेरे पास वक्त नहीं, मुझे अपने ज्ञान ध्यान से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं अब उसके पीछे पीछे नहीं फिर सकता। अब तुम्हें एक काम करना होगा। ये कहकर सूरज बाबा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। मैं सवालिया निशान बनकर उन्हें तकने लगा। कुछ देर के बाद वो गोया हुए और मुझे तफसील से बताया कि क्या करना होगा और कैसे करना होगा। मैं उनकी बातें बड़े गौर से सुनता रहा और गिरा में बांधता रहा। जब सूरज बाबा से रुखसत होने लगा तो उन्होंने चलते हुए मुझे एक पत्थर तोहफे में दिया। ये पीले रंग का चमकदार पत्थर कबूतर के अंडे जितना था। मैंने बड़ी हिफाजत से अपनी जेब में रख लिया।
ये पत्थर तुम्हें मेरी मौत की इत्तला देगा, सूरज बाबा ने कहा। मेरी समझ में ये बात ना आई कि यह पत्थर किस तरह मौत की इत्तला देगा। ये बात मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता था। बस इस मसले पर मैं गौर करता हुआ सूरज बाबा की कुटिया से निकल आया। पहाड़ी से नीचे उतरते ही रहबर खूं खूं करता मेरे सामने आ गया और मैं जंगल की भूल भुलैयों में उस लंगूर के पीछे चलता रहा। 4-5 घंटे की अजियतनाक मुसाफत के बाद मैं गिरता पड़ता उस जगह पहुंच गया जहां रईस भाई ने लंगूर को हलाक किया था। उस जगह से सड़क तक पहुंचना कुछ मुश्किल ना था। उस रास्ते को मैं अच्छी तरह पहचान गया था, लेकिन मसला सड़क तक पहुंचने का ना था, बल्कि सड़क से पड़ाव तक पहुंचने का था, और वहां बगैर गाड़ी के पहुंचना कतन नामुमकिन था, और इस वीरान सड़क पर किसी सवारी का मिलना महाल था। सूरज बाबा ने चलते हुए बता दिया था कि तुम्हें सड़क पर गाड़ी मिल जाएगी। बस मैं इस यकीन दहानी के सहारे सड़क की तरफ बढ़ रहा था। वो लंगूर वापस जा चुका था। जब मैं दरख्तों के जाल से निकलकर सड़क पर आया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। रईस भाई सड़क के किनारे जीप में बैठे उसी तरफ देख रहे थे जहां से मैं दरख्तों की झुंड से बाहर आया था। मुझे देखकर उन्हें भी बड़ी हैरत हुई। वो जीप से कूदकर मेरी तरफ लपके, भागकर मुझे गले से लगाया और डुबडुबाई आंखों से बोले, यार तुम कहाँ चले गए थे? रईस भाई मैं रास्ता भूल गया था। बस खैर हो गई कि आपको जिंदा सलामत नजर आ रहा हूं, वरना इस जंगल में आपको हड्डियां भी ना मिलती। अरे आओ जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो। चचा जान का तो बुरा हाल होगा? मैंने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछा। बहुत बुरा हाल है उनका, वो खुद को मुजरिम तसव्वुर कर रहे हैं। बस बार बार यही कहते हैं कि मैंने उसे अकेला क्यों जाने दिया, क्यों उस पर एतमाद कर लिया। आप यहां बैठे क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। तुम्हारा इंतजार। आपको कैसे यकीन था कि मैं यहां मिल जाऊंगा? यकीन तो मुझे नहीं था, बस कोई चीज मुझे यहां खींच लाई। बार बार मेरे दिल में लहर सी उठती थी कि मैं इस जगह चलकर देखूं। इस ख्याल ने इस कदर जोर पकड़ा कि मैं गैर इरादी तौर पर गाड़ी ड्राइव करता हुआ यहां आ निकला और इस तरह इंतजार करने लगा जैसे अभी तुम इन दरख्तों से निकलने वाले हो। कुछ समझ में नहीं आता कि यह क्या गोरख धंधा है। रईस भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब मैंने इस गोरख धंधे को हल करना शुरू किया और रईस भाई को जंगल में बिताए हुए लम्हात की पूरी जुज़ियात के साथ रूदात सुनाई, तो कई जगह उन्होंने मेरी आप बीती सुनते सुनते ब्रेक पर पांव मारा और बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने उन्हें गाड़ी रोकने ना दी। चलते रहिए और मेरी बातें सब्र से सुनते रहिए। फिर रईस भाई बगैर गाड़ी रोके मेरी बातें सुनते रहे और हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखते भी रहे। बिलाखिर मेरी तिरस्म होशरुबा अंजाम को पहुंची। शायद वो खुदा से इन अजायबात जंगल के बारे में कोई मुकालमा कर रहे थे। हम पड़ाव के नज़दीक पहुंच गए थे। अगर मैं अचानक रईस भाई को होशियार न कर देता तो मुंशी आज गया था जान से। एक तो रईस भाई की तवज्जो सड़क पर ना थी, दूसरे उस मुंशी को भी अपनी जान ज्यादा अजीज ना थी। वो अचानक ही सामने आ गया था। रईस भाई ने बड़ी महारत से गाड़ी बचाई और फिर मुंशी पर बरसने को थे कि मुंशी ने एक हौलनाक खबर सुना दी। साहब जी गजब हो गया। मुंशी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या हुआ मुंशी? रईस भाई के बजाय मैं उससे मुखातिब हुआ। मुझे देखकर चंद लम्हों को उसके चेहरे पर खुशी लहराई। वो जोश से बोला, आप कहाँ चले गए थे साहब जी? ये तुम्हें फिर बताऊंगा, तुम पहले अपनी उफ्ताद बयान करो। मैंने कहा। वो उठा ले गया है जी उस लड़की को। मुंशी पर बौखलाहट तारी थी। कौन उठा के ले गया? रईस भाई चौंक पड़े जैसे कोई डरावना ख्वाब देखा हो। वो ही रीच इंसान। मुंशी के लहजे में लरजिश थी। किस लड़की को उठाया है उसने और कहां से? साहब जी वहां नाले पर दोनों लड़कियां अपने कपड़े धोने गई थीं। वही लड़कियां जिनका आप लोगों ने रक्स देखा था। अच्छा, वो जिन्होंने हमारे गले में हार डाले थे। मुझे फौरन वो चांदी बदन लड़कियां याद आ गईं। हाँ जी वही। ये कहकर मुंशी ने जल्दी जल्दी दास्ताने अलम सुनाई। हमारे पड़ाव के नजदीक जो मजदूरों की झोपड़ियां थीं, वहां से थोड़े ही फासले पर एक नाला बहता था। ये नाला मजदूर औरतों के इस्तेमाल में था और क्योंकि सारे मजदूर जानते थे कि उनकी औरतें नाले पर जाकर नहाती धोती हैं, लिहाजा उस तरफ से कोई मर्द ना गुजरता था। फिर भी वो औरतें और लड़कियां नाले में बड़े बड़े पत्थरों के ओट में नहाती। इतनी देर में उनके कपड़े सूख जाते तो वो कपड़े पहनकर वापस आ जाती। वो दोनों लड़कियां भी इसी गरज से नाले की तरफ गई थीं। वहां जाकर उन्होंने एक बड़े पत्थर की ओट में अपने कपड़े उतार कर धोए और सुखाने के लिए फैला दिए। फिर वो दोनों नहाने लगीं। वो रीच इंसान जाने कब से उनकी घात में था। उसने एक लड़की पर हमला कर दिया और उसे कांधे पर डालकर तेजी से दरख्तों में गायब हो गया। वो दोनों सगी बहनें थीं। उस अफरीद को देखकर तो उनके होश गुम हो गए।
नाले पर रह जाने वाली लड़की दूर तक अपनी बहन की चीखें सुनती रही। वो जल्दी से उसके कपड़े समेटकर अपने कपड़े पहनकर गिरती पड़ती झोपड़ी की तरफ भागी। बिलाखिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे मजदूर काम छोड़कर एक जगह इकट्ठा हो गए। चचा जान मेरी गुमशुदगी की बिना पर पहले ही क्या कम परेशान थे कि इस हौलनाक खबर ने उन्हें दिल पकड़ने पर मजबूर कर दिया। पड़ाव में रईस भाई भी मौजूद न थे, लिहाजा उन्होंने मुंशी को दौड़ाया कि वो रईस भाई को तलाश करे, और वो यूं गिरता पड़ता अचानक हमारी जीप के सामने आ गया था। इस हौलनाक खबर ने हम दोनों की भी सिट्टी गुम कर दी थी। सूरज बाबा का खदशा सच होता दिखाई दे रहा था। वो रीच इंसान औरत का कुर्ब हासिल करके इंसानी बस्तियों में तबाही मचाने को था। अब क्या होगा? रईस भाई की पेशानी पर फिक्र की लकीरें उभर आई। उस लड़की को तो शायद हम लोग न बचा सकें, लेकिन आइंदा वो किसी लड़की को तबाह नहीं कर सकेगा, मैंने बड़े यकीन से कहा। रईस भाई, आप ऐसा करें कि मुझे यहीं गाड़ी से उतार दें और करम इलाही फजल इलाही के पास आप चले जाएं। कल का प्रोग्राम आप पक्का कर लें, मैं पड़ाव में जाकर सूरत हाल देखता हूं। अच्छा ठीक है, तुम पड़ाव में जाकर मजदूरों को तसल्ली दो, मैं उन लोगों से मुलाकात करके आता हूं। ये कहकर रईस भाई ने गाड़ी बैक की और उसे रॉकेट की तरह उड़ाते आंखों से ओझल हो गए। जब मैं पड़ाव में पहुंचा तो वहां मैंने अजीब सूरत हाल देखी। सारे मजदूर चचा जान को घेरे बैठे थे। जैसे ही उन मजदूरों की नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने चचा जान को इशारा किया। चचा जान ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे सामने पाया तो गोया उनमें जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो मेरी तरफ लपके, मैं उनकी तरफ दौड़ा। नज़दीक पहुंचा तो चचा जान ने मुझे बाहों में भर लिया। क्या हुआ था तुम्हें? कहाँ चले गए थे तुम? चचा जान, रास्ता भूल गया था, और ये रास्ता भूल जाना हमारे हक में अच्छा हुआ। मैं जंगल से बड़ा रास लाया हूं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कुछ फासले से एक दिलखराश चीख सुनाई थी और फिर कोई धाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे ये अंदाज़ा करने में देर न लगी कि ये किस पर गम के पहाड़ टूटे हैं। मेरे पास उसकी बिलखती बहन को तसल्ली देने के लिए कुछ भी ना था, अल्फाज भी नहीं थे। फिर मैंने चचा जान को अलिफ से लेकर ये तक पूरी कहानी सुनाई। उन्हें बताया कि मैंने जंगल में गुम होकर कैसे रात गुजारी और मैं किस तरह सूरज बाबा तक पहुंचा और सूरज बाबा ने क्या क्या इंकिशाफात किए। चचा जान ने उस जर पत्थर को उलट पुलट कर बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसकी चमक दमक से खासे मुतासिर हुए। मैंने चचा जान को राय दी कि वो मजदूरों को जाकर तसल्ली दें और उन्हें बताएं कि कल उस रीच इंसान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा और उनकी लड़की उसके चुंगल से छुड़ा ली जाएगी। फिर उन्हें सूरज बाबा का ये तोहफा भी दिखा दें। ये लोग उनके अकीदतमंद हैं, इस पत्थर की ज़ियारत उन्हें सुकून पहुंचाएगी। मेरा ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। चचा जान ने जब सारे मजदूरों को इकट्ठा करके मेरे बारे में बताया कि मैं सूरज बाबा से मिलकर आया हूँ, तो उनके सर मेरे सामने अकीदत से झुक गए। चचा जान ने उस अफरीज से निजात और लड़की की बाजियाबी की नवीद थी तो उनके चेहरों पर रोशनी फैल गई। आखिर में चचा जान ने थैले से बिल्ली बाहर निकाली। उस पत्थर ने लोगों में हलचल मचा दी। हर मजदूर ने उसे बड़ी अकीदत से चूमा और मुतमईन चेहरे लिए अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए। मजदूरों के जाने के बाद चचा जान और मैंने सुख का सांस लिया। बिस्तर पर लेट के कल के हंगामा खेजियों के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो शाम नहीं रात हो चुकी थी। रईस भाई वापस आ चुके थे और वो चचा जान से उसी अफरीद के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे उठता देखकर वो दोनों मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। बेटे, जाकर मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है, चचा जान ने कहा। जी अच्छा, मैंने बिस्तर से उठते हुए कहा और फिर रईस भाई से मुखातिब होकर बोला, क्या रहा? बात कराया हूं उनसे, वो दोनों अपने कुछ आदमियों के साथ कल सुबह उस जगह पहुंच जाएंगे। खौफजदा तो नहीं थे? नहीं, अलबत्ता तुम्हारी तिरस्म होशरुबा ने उन्हें हैरान बहुत किया, रईस भाई ने हंसते हुए कहा। वो लोग उस दिन क्यों नहीं आए थे? मैंने पूछा। फजल इलाही की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, रईस भाई ने बताया। अब क्या हाल है? ठीक था वो। साहब जी, खाना ले आऊं क्या? हाँ लाओ फौरन, मैं 1 मिनट में हाथ मुंह धो लेता हूं। मैं ये कहकर झोपड़ी से बाहर निकला। दरख्त तारीकी में डूबे हुए थे और हवा उनके ऊपर से साएं साएं करती गुजर रही थी। मैंने बाहर रखी लालटेन की रोशनी में टंकी के पानी से हाथ मुंह धोया। मुंशी मेरे पीछे तौलिया लिए खड़ा था। मैं तौलिए से हाथ पोंछता हुआ अंदर आ गया। खाना खाने के बाद हम लोग बहुत देर तक बातचीत करते रहे। आने वाले कल के बारे में प्रोग्राम तय होता रहा, यहाँ तक कि आंखें नींद से बोझल होने लगीं। सुबह उठते ही मैंने बंदूक संभाली। सारे ताकतवर कारतूस पेटी में लगाए
और पेटी गले में डालकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर चंद मजदूर हमारे मुंतजिर थे। उन सबों ने हाथ में नेज़े उठाए हुए थे, तेज और चमकते हुए। खुली जीप में हमने उन मजदूरों को ठूंसा और उस मकाम की तरफ रवाना हुए जहां हमने एक लंगूर मारा था। करम इलाही और फजल इलाही से उसी मकाम पर मुलाकात ठहरी थी और यहीं से हम लोगों ने अपनी मुहिम का आगाज करना था। हम जब उस मकाम पर पहुंचे तो हमें दूर ही से इलाही बरादरान की जीप खड़ी नजर आ गई। उनके साथ जो मजदूर आए थे वो नेज़े हाथ में पकड़े हुए सड़क पर बैठे थे और करम इलाही फजल इलाही एक दरख्त के नीचे राइफलें लटकाए महवे गुफ्तगू थे। हमें देखकर सब एक जगह सिमट आए। मजदूर मजदूरों में मिल गए और हम लोग एक तरफ होकर एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। बात खैरियत के करम इलाही ने सबसे पहले मुझसे जो सवाल किया था वो ये था, आपको गार तक पहुंचने का रास्ता मालूम है? नहीं, आप गार की बात कर रहे हैं? मुझे तो सूरज बाबा की कुटिया तक जाने का रास्ता याद नहीं। जंगल की भूल भुलैयों में रास्ता याद रखना इतना आसान कहाँ। फिर हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने बड़े यकीन से कहा। रास्ता मालूम ना होने के बावजूद? हाँ, वली उल्लाह हो गए हैं क्या? मुझ पर चोट की गई। अपने ऐसे नसीब कहाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यार क्यों परेशान कर रहे हो? असल बात बता क्यों नहीं देते? मुझे ये राज खोलने से सख्ती से मना कर दिया गया है, मैंने संजीदगी से कहा। अच्छा ठीक है, अब बोलो क्या करना है? करना क्या है, बस अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो जाना है। मैं सबसे आगे चलूंगा, कोई 30-40 कदम आगे। आप सब लोग मेरे पीछे आएंगे और ये फासला उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक हम मंजिल तक ना पहुंच जाएं। मेरे पीछे चलते हुए अपने कान और आंखें खुली रखनी है। यह ज़रूरी नहीं कि उससे हमारी मुलाकात गार ही में हो, मुमकिन है वो हमें रास्ते में ही कहीं मिल जाए। ठीक है, अब आप लोग आए मेरे पीछे। ये कहकर मैंने जंगल में कदम रखा। सच तो यह है कि मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं गार तक किस तरह पहुंचूंगा। सूरज बाबा ने बस इतना ही कहा था कि तुम्हें गार तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा। बस तुम उसी जगह पहुंच जाना जहां लंगूर मारा था, फिर तुम्हें रहनुमा खुद ब खुद नजर आ जाएगा और जो कुछ नजर आए उसे रास ही रखना। जंगल में कदम रखते ही मुझे खूं की आवाज सुनाई थी। ऊपर नजर उठाकर देखा तो हजरत जी को बैठा पाया। मुझे देखकर उन्होंने दांत न कूसे, गोया खुशामदीद कहा और दूसरे दरख्त पर छलांग लगा दी। मैंने फौरन ही वो राह पकड़ ली और सब लोगों को अपने पीछे आने का इशारा किया। अब सूरत हाल ये थी कि वो लंगूर मुझसे 30-40 कदम आगे था, इसलिए बाज़ वक्त वो मेरी आंखों से ओझल हो जाता था। घने दरख्तों में उसे ढूंढना मुश्किल होता, फिर पीछे वालों को क्यों कर दिखाई देता। सारे लोग इसी शशोपंज में थे कि मैं इतनी तेजी से किस बुनियाद पर आगे बढ़ा चला जा रहा हूं। खुदा का शुक्र है कि किसी ने इस राज को पाने के लिए कोई बेकायदगी नहीं की। रईस भाई को भी अब मेरी इस तहरीर से मालूम होगा कि वो क्या चीज थी जिसके पीछे चलकर मैं गार तक पहुंचा था। खैर हम लोग 2 घंटे की दुश्वार गुजार मुसाफत तय करके बिलाखिर उस गार तक पहुंच ही गए। रास्ते में उस अफरीद से कहीं मुलाकात न हुई, और होती भी कैसे। उस चांद बदन लड़की के कुर्ब ने जंगल की दुनिया फरामोश कर दी होगी। इस वक्त तो उस पर जुनून और वहशत तारी होगी। जाने उस लड़की का क्या हशर किया होगा, जाने वो किस हाल में होगी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि फौरन एक चीख सुनाई थी और ये दिलदोज कर्रा उसी लड़की की थी। इस दर्दनाक चीख को सुनकर मजदूरों में इश्तियाल फैल गया। तब मैंने एक नौजवान कसीले बदन मजदूर को एक दरख्त से फिसल कर गार के दहाने की तरफ बढ़ते देखा। शायद वो उस लड़की का करीबी रिश्तेदार था और इस चीख ने उसे इस हद तक निडर बना दिया था कि वो तने तनहा मौत के मुंह में जा रहा था। रुक जाओ, मैंने डांट कर कहा। वो मेरी आवाज़ सुनते ही सहम कर रुक गया। मैंने उसे फौरन अपनी जगह वापस जाने का इशारा किया। चंद लम्हे उसने तवक्कुफ किया, शायद कुछ सोचा, और फिर सोचकर दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। मैं, रईस भाई, करम इलाही और फजल इलाही ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उस गार को घेरे में ले लिया था। हम अलग अलग दरख्तों पर बैठे थे। इस तरह के गार का दहाना साफ नजर आता था। हर एक के साथ 2-2, 4-4 नेज़ा बरदार मजदूर थे। कुछ मजदूरों को मैंने मुख्तलिफ दरख्तों पर फैला दिया था और इस बात के मुंतज़िर थे कि वो गार से बरामद हो। दरख्तों पर बैठकर भी अगरचे हम लोग उस अफरीद की दस्तरस से महफूज ना थे, क्योंकि दरख्तों पर चढ़ना उसके लिए कोई मसला ना था। बस दरख्तों पर बैठकर हम खुद को ज़रा सा महफूज समझ रहे थे, क्योंकि ज़मीन पर खड़े होने और दरख्तों पर चढ़कर बैठने में बहरहाल फ़र्क था। अब मसला ये था
कि उसे गार से कैसे निकाला जाए। लेकिन यह मसला खुद ब खुद हल हो गया जब मैंने उस नौजवान मजदूर को मौत के मुंह में जाता देखकर जोर से डांटा और रुक जाने का हुक्म दिया तो गैर इरादी तौर पर मेरी आवाज़ खासी तेज थी। चंद लम्हे बाद ही हमें कार के दहाने पर उस लड़की का चेहरा दिखाई दिया। बस चंद सानियों को, फिर जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़कर अंदर घसीट लिया। लड़की की मुतवातिर चीखें सुनाई दीं और ये आवाज़ें दूर होती गईं। हम लोगों के सांस रुक गए। मैं अपनी बंदूक को कंधे से लगाए कार के दहाने पर नजरें जमाए हुए था। वो लम्हे अजीब दिल हिला देने वाले थे। तब तेजी से कोई चीज बरामद हुई। गार से निकलकर उसने कमर सीधी भी न की थी कि तड़ातड़ गोलियां बरसने लगीं। हम चारों में एक भी पेशावर शिकारी न था, लेकिन आप यकीन जाने उस दिन हमारी एक गोली भी जाया ना हुई। सारी की सारी उस रीछ इंसान के जुज़्वे बदन हो गई और वो गोलियों की पहली बौछार पर ही जमीन पर आ गया। फिर वो हमारे लिए तख्ता-ए मश्क बन गया। हम चारों ने निशाने ले लेकर उसके जिस्म को छलनी कर दिया। जब इस बात का यकीन हो गया कि अब उसमें जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही है तो हम सब दरख्तों से उतर आए। जमीन पर पांव रखते ही मैंने एक शोर सा सुना और जब पीछे मुड़कर देखा तो तमाम मजदूरों को उस अफरीद की लाश की जानिब भागते देखा। रईस भाई ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने रईस भाई से कहा, नहीं, जाने दें, इन्हें भी अपना गुस्सा निकालने दें। अब उसमें जिंदगी के आसार बिल्कुल नहीं। जब हम लोग उस अफरीद की लाश के नज़दीक पहुंचे तब तक वो मजदूर अपने नोकीले तेज और चमकीले नेज़ों से उसका जिस्म अच्छी तरह गूंथ चुके थे। फिर मैंने उस नौजवान को गार में दाखिल होते हुए देखा जिसे मैंने शुरू में रोक दिया था। अभी उस नौजवान को अंदर गए हुए बमुश्किल से चंद लम्हे गुजरे थे कि वो गार से बरामद होता नजर आया। मेरे करीब आकर उसने मुझसे टॉर्च मांगी और अपनी कमीज उतारकर मुंह पर बांधी और फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो उस लड़की को अंदर से निकाल लाया। लड़की अभी जिंदा थी, लेकिन मुर्दों से भी बदतर हालत में। उसके तलवों से खून टपक रहा था, जिस्म लहूलुहान था और कपड़ों की धज्जियां जिस्म पर इधर उधर चिपकी हुई थीं। मुझसे उसकी हालत देखी ना गई। मैंने फौरन अपना मुंह फेर लिया। गार के अंदर इस कदर बदबू थी कि बावजूद नाकों पर रुमाल बांधने के दिमाग फटा जा रहा था। हम लोगों ने जल्दी जल्दी गार पर यहां से वहां तक नजर डाली और घबरा कर बाहर आ गए। खुली फजा में दो चार लंबे लंबे सांस लिए तो हवास काबू में आए। गार में बाबा के चेले की लाश भी मौजूद थी, जिसे उस अफरीद ने मस्क कर दिया था। बाबा के चेले के बराबर एक ढांचा पड़ा था। शायद ये उस लड़की का था जिसे रीछ जंगल से उठा लाया था। उसके बराबर रीछ की लाश थी, बस बाल ही बाल रह गए थे उसमें। सूरज बाबा के हुक्म के मुताबिक मैंने उस अफरीद की लाश को उठवाकर गार में डलवाया और फिर उन मजदूरों को हुक्म दिया कि वो उस गार को पत्थरों से बंद कर दें। जफाकश मजदूरों ने बहुत जल्द ये काम कर दिखाया और यूं उस गार में 4 लाशें हमेशा के लिए दफन हो गईं। वहशत और इंसानियत सोच हरकतों का एक बाब तमाम हुआ। सब ने सुख का सांस लिया। अब एक मसला उस लड़की के पड़ाव तक पहुंचने का था। इस मसले को उन मजदूरों ने खुद ही हल कर दिया। उन्होंने बांसों की एक चारपाई सी बनाई और उस लड़की को उस पर लिटाकर उसे 4 मजदूरों ने अपने कंधों पर उठा लिया और वापस चलने के लिए मेरे हुक्म का इंतजार करने लगे। मैंने आसपास के दरख्तों पर बड़ी तेजी से नजर दौड़ाई, लेकिन उस लंगूर का दूर तक पता ना था। मैं लंगूर के बगैर 40 कदम भी जंगल में नहीं चल सकता था। मुझे तजब्जुब के आलम में देखकर रईस भाई ने पूछा, क्या मसला है, अब वापस चलें? मुझे तो रास्ता याद नहीं। मेरी बात सुनकर कई मजदूरों ने बैक वक्त कहा कि रास्ते की आप फिक्र ना करें, हम आपको गाड़ियों तक पहुंचाएंगे, हमें रास्ता याद है। फिर इंतजार कैसा, चलो। मैंने कूच का ऐलान किया और यूं हमारा काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। उन मजदूरों को वाकई वो रास्ता याद था, और क्यों ना होता, उनकी जिंदगी ही जंगलों में गुजरी थी। वो जंगल की रग रग से वाकिफ थे। वापसी पर उन्होंने कई जगह अपने तजुर्बे से शॉर्टकट निकाले और 2 घंटे की मुसाफत हमने सिर्फ 1.5 घंटे में तय कर ली। हमारी गाड़ियां सड़क पर बाहिफाजत खड़ी थीं। तय यह हुआ कि इस जख्मी लड़की को पड़ाव पर ले जाने के बजाय मजदूरों की बस्ती पहुंचाया जाए। वहां से फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिल सकती थी। ये काम फजल इलाही और करम इलाही के सुपुर्द किया था कि वो लड़की को बस्ती में छोड़कर अपने इलाके को वापस हो जाए। दोनों भाइयों ने इस काम को बखुशी कबूल कर लिया। शाम ढलने से पहले जब हम पड़ाव में दाखिल हुए तो पलक छपकते ही सारे मजदूर हमारे गिर्द इकट्ठा हो गए। उन मजदूरों से जल्दी जल्दी सवाल करने लगे जो हमारे साथ गए थे। अपने भाइयों की ज़बानी अफरीद की मौत और लड़की की बाजियाबी की खबर सुनी तो यहाँ से वहाँ तक हर चेहरे पर खुशी नाचने लगी। चचा जान की खुशी का कोई ठिकाना न था।
उनसे ज़्यादा मुंशी इधर से उधर उछलता फिर रहा था। फिर चचा जान को हमने अपना मार्का सुनाया, एक एक बात तफसील से बताई। चचा जान ने सारी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनी और आखिर में हमारी पीठ ठोंकी। भाई बच्चों, तुमने कमाल कर दिखाया। कमाल तो ये हुआ कि जिस लड़की की जिंदगी की आस न थी वो ची उठी। कुदरत के खेल निराले हैं। वो जिसे जिंदा रखना चाहे उसे भला कौन मार सकता है। मैं जब तक जंगल में रहा उस लड़की की खैरियत मालूम करता रहा। मुझे यही मालूम होता रहा कि वो तेजी से सेहतियाब हो रही है। किसी ने यह भी बताया था कि रात को कोई शख्स पानी से भरी एक शीशी दे गया था। वो शख्स कौन था ये किसी को मालूम ना था। बहरहाल उस पानी ने जख्मों पर मरहम का काम किया। किसी नामालूम शख्स का जिक्र सुनकर मेरा जहन सूरज बाबा की तरफ मुर्तकिज हो गया। टंगपुर से वापसी के बाद मैं कुछ अरसा बरेली में रहा और फिर अपने शहर अलीगढ़ वापस आ गया। सूरज बाबा का दिया हुआ वो जर पत्थर बहुत अरसे तक मेरे पास रहा। मैं उसे जिसे भी दिखाता वो उसे देखकर मशहूर सा हो जाता। इस वाक़े के ठीक 12 बरस बाद मैं उस पत्थर को हथेली पर रखे सूरज बाबा के बारे में सोच रहा था कि वो आज मजदूरों की बस्ती में आए होंगे। मैं चश्मे तसव्वुर से उन्हें बस्ती में आता हुआ देख रहा था कि एक अजीब हादिसा रोनुमा हुआ। वो पत्थर मेरी हथेली पर रखे रखे 4 टुकड़ों में तकसीम हो गया और उसकी चमक दमक आहिस्ता आहिस्ता मंद होती गई। उसका रंग भी उड़ गया। अब मेरे हाथ पर रूखे फीके मटियाले से 4 टुकड़े रखे थे। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं सूरज बाबा का इंतकाल तो नहीं हो गया। पत्थर देते वक्त उन्होंने कहा भी था कि ये पत्थर तुम्हें मेरी मौत की इत्तला दे देगा। मैंने उसी वक्त रईस भाई को खत लिखा और उनसे सूरज बाबा की मौत की तस्दीक चाही। जल्दी उनका जवाब आ गया। उन्होंने लिखा था कि सूरज बाबा का वाकई इंतकाल हो गया है। इंतकाल बस्ती में हुआ और सबसे हैरत की बात यह है कि सूरज बाबा ने मरने से कबल ये वसीयत की कि उसे जलाने के बजाय दफन कर दिया जाए और कहाँ दफन किया जाए ये भी बता दिया। लिहाजा उन मजदूरों ने उसी जगह जहां बाबा के चेले की कुटिया हुआ करती थी गड़ा खोद कर उन्हें दफन कर दिया। आज 14 साल बाद ये पुरसार वाकयात किसी फिल्म की तरह मेरे जहन के प्रोजेक्टर पर चलने लगे। मैं खुद को टैंकपुर के जंगलात में घूमता हुआ महसूस कर रहा था। इसकी वजह असल में वो लड़की है जिसका इंटरव्यू लेने में उसके घर गया था। वो बैंक ऑफिसर जो इस वक्त की मशहूर गुलकारा है जिसका नाम नुदरत है। नुदरत से मुझे मेरे एक दोस्त आसिफ ने मिलवाया था जो बैंक में एक अच्छे ओहदे पर फाइज है। उसी ने इंटरव्यू का इंतज़ाम किया था। नुदरत के ड्राइंग रूम में मैंने वो तस्वीर देखी थी जिसमें एक बरहना औरत को एक रीछ ने उठाया हुआ था और ये तस्वीर खुद नुदरत की बनाई हुई थी। उसने उस तस्वीर के साथ अपनी ट्रांसपेरेंसी बनाने से रोक दिया था। वो शादीशुदा थी। उसकी माँ ने उसे किसी रीछ के साथ ब्याह दिया था और वो अपनी इस अलमनाक शादी पर एक लफ्ज़ सुनना या कहना गवारा ना करती थी। मेरे फोटोग्राफर ने उस लड़की के बारे में कहा था कि ये लड़की फ्रॉड है, ख्वाहिशों की मारी। रात को बिस्तर पर लेटा तो टंगपुर का जंगल निगाहों में घूम गया और एक एक वाकया मेरी आंखों में उतरने लगा। उन्हीं वाकयात को दोहराते जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठते ही सबसे पहले जो ख्याल आया वो नुदरत का था। वो मेरे जहन पर चिपक कर रह गई थी और इसकी वजह उसकी पुरस्कार शख्सियत थी। ऐसे लोग मुझे हमेशा से अपील करते हैं। अब मेरा जहन मुझे इस बात पर राग़िब कर रहा था कि मैं किसी तरह नुदरत की जिंदगी के ढके गोशों से पर्दा खिसकाऊं। बज़ाहिर ये इतना आसान ना था। नुदरत एक गैर मामूली लड़की थी। उससे कुछ उगलवा लेना बेहद मुश्किल था। आखिर नुदरत मेरे लिए चैलेंज बन गई और मैंने उसकी शख्सियत के असरार खोलने का मुसम्मम इरादा कर लिया। दफ्तर जाकर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि उसका इंटरव्यू लिखने बैठ गया। इस इंटरव्यू पर मैंने बहुत मेहनत की। एक एक लफ्ज़ चमकाया, सतर सतर हार पिरोए, सफ़ा सफ़ा महकाया। शाम तक मैं इसी इंटरव्यू में लगा रहा। बिलाखिर काम अपने अंजाम को पहुंचा। मैं अभी आसिफ को टेलीफोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी कॉल आ गई। हाँ, शाम को क्या प्रोग्राम है? आसिफ ने अलग सलग के बाद पूछा। तन्हा लोगों का क्या प्रोग्राम हो सकता है यार, मैंने खुशगवार लहजे में कहा। यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? ऐसा वो अक्सर कहा करता था। शादी भी कोई करने की चीज़ है, मैंने जवाब दिया। अच्छा चलो इश्क कर लो। इश्क कोई रसमलाई तो है नहीं कि प्लेट में डाली और लगे खाने। इस खाने पर याद आया कि बहुत दिन से हम लोगों ने कहीं बैठकर कुछ खाया पिया नहीं। आज की शाम क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में गुजारी जाए, गपशप भी रहेगी। ठीक है, मैं फौरन ही राजी हो गया।
क्योंकि मैं खुद भी उससे मिलना चाह रहा था। तय ये हुआ कि आसिफ मुझे दफ्तर से अपने साथ ले लेगा, फिर हम लोग कहीं जाकर बैठ जाएंगे। कोई आधे घंटे बाद वो मेरे दफ्तर आ गया और हम लोग यहाँ से निकलकर गुलरंग जा बैठे। मैंने वो इंटरव्यू मुकम्मल कर लिया है और मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी चीज़ बन गई है। कल ट्रांसपेरेंसियाँ भी मिल जाएंगी। अब तुम कहो तो इसी हफ्ते उसका इंटरव्यू लगा दूं। आसिफ से ये जुमले मैंने बहुत सोच समझ कर कहे। हाँ हाँ, फौरन लगा दो, ये तो बहुत अच्छा होगा। वो सुबह मुझसे पूछ भी रही थी कि इंटरव्यू आने की कब तक तवक्को है। मैंने उससे कहा कि भाई, अखबार नवीसियों से डरते ही रहना चाहिए, उनकी एक रख ज्यादा होती है। वैसे अंदाजन मैंने उसे 1 माह का कह दिया था। इसी हफ्ते आ जाए तो वो खुश हो जाएगी। वैसे वो तुम्हारी खासी तारीफ कर रही थी। आसिफ मेरी तरफ सिगरेट का पैकेट बढ़ाते हुए बोला। मसलन उसने कहा होगा कि ऐसे बेवकूफ़ लोग उसने कम ही देखे हैं। मैंने पैकेट से एक सिगरेट खींचते हुए कहा। वो कह रही थी कि बड़े उम्दा आदमी हैं, दूसरों से मुख्तलिफ। यार आसिफ, उसकी शादी का क्या हुक्म है? कल वो बात अधूरी सी रह गई थी। तुम बता रहे थे कि उसकी माँ ने किसी रीछ से उसकी शादी कर दी थी। मौका देखकर मैं फौरन ही असल मौजू पर आ गया। सच्ची बात तो यह है कि मैं उसकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। खुद से उसने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। मैंने भी कभी उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की। मुझे असल में किसी के ज़ाती मामलात में खामखा टांग अड़ाने की आदत नहीं। एक आध बार ही उससे इस मौजू पर बात हुई है। बस उसने इतना ही बताया कि उसका शौहर एक बुरे किरदार का मालिक था, इंतहाई सख्त मिजाज, रीछ जैसा, निभा ना हो सका और वो तलाक लेकर अपने घर आ गई। आसिफ ने बताया। तुम भी शरीफ आदमी ही निकले। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं उसके पीछे पड़ जाता? बता, तुझ पर क्या गुजरी? तेरे शौहर ने तुझ पर ऐसे क्या जुल्म ढाए कि उसे रीछ सिफत कहने लगी? मेरा जवाब सुनकर आसिफ ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और मेज पर धुआं छोड़ते हुए बोला। एक बार मैंने कोशिश भी की थी कि इस अलमनाक मौजू पर उससे कुछ उगलवाऊं। उसने बड़ी संजीदगी से मुझे रोक दिया था और फिर चंद लम्हों बाद मुस्कुराते हुए कहा था, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं। अरे, बड़ी अजीब बात कही उसने। बाज वक्त वो ऐसी ही बात करती है। कुछ खिसकी हुई है वो। आसिफ ने चाय में चमचा घुमाते हुए कहा। तो फिर क्या करना चाहिए? काहे के बारे में? नुदरत की शादी के राज से कैसे पर्दा हटे? ये यकायक तुम्हें उससे इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? उससे नहीं, उन वाकयात से मुझे दिलचस्पी है जिनके बारे में वो जबान नहीं खोलना चाहती। तुम ऐसा करो, उससे दोस्ती कर लो। मुमकिन है वो तुम्हें कुछ बता दे। जरूरी तो नहीं, तुम भी आखिर उसके दोस्त ही हो। उसके बारे में आज तक 2 जुमलों से ज्यादा ना जान सके, फिर बात आगे ना बढ़ सकी। आगे बढ़ती भी तो क्या मिलता? आसिफ को उसकी जिंदगी के बारे में कुछ मालूम ना था। तारिक के अचानक हमारी मेज पर टूट पड़ने से नुदरत का सिलसिला ही मुनक़ता हो गया। तारिक हम दोनों का मुश्तरका दोस्त था। मेरे दफ्तर में चपरासी से उसे पता चल गया था कि मैं आसिफ के साथ निकला हुआ हूं। फिर उसका हमें ढूंढ निकालना इतना मुश्किल ना था और अब उसकी मौजूदगी में किसी संजीदा मौजू पर बात करना महाल था। नुदरत का इंटरव्यू मैंने उसकी कई ट्रांसपेरेंसियों के साथ नुमाया अंदाज में उसी हफ्ते शाया करा दिया। अब मैं आसिफ के टेलीफोन का बेचैनी से मुंतज़िर था। मैं उसकी ज़बानी उस इंटरव्यू के बारे में नुदरत की राय सुनना चाहता था। दोपहर तक जब खिलाफ तवक्को उसका टेलीफोन ना आया तो मैंने उसे रिंग किया। मालूम हुआ कि वो आज बैंक आया ही नहीं। फिर सोचा नुदरत से बराह रास्त बात करूं, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मालूम हुआ कि आसिफ का कई बार टेलीफोन आ चुका है। मैंने फ़ौरन ही उसका नंबर घुमाया। हाँ भाई आसिफ, यार एक बुरी खबर है। खैर तो है? क्या हुआ? नुदरत हस्पताल में है। उसने ख्वाब अवर गोलियां खा ली। खुदकुशी? नहीं, मालूम कि यह सवाल मैंने अपने आप से किया था या आसिफ से। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आसिफ ने जवाब दिया। कैसी हालत है? मैंने पूछा। कल से तो बेहतर है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं, उसने बताया। लेकिन ये अचानक उसे क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आता। कल मैं बैंक आने के लिए तैयार हो रहा था कि उसकी छोटी बहन सरवत परेशान हाल घर में दाखिल हुई। मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मेरे तो होश ही उड़ गए। खैर उसे तसल्लियां देकर बिठाया। तब उसने बताया कि नुदरत आपी ने बड़ी मिकदार में ख्वाब आवर गोलियां खा ली हैं। वो तो भला उस डॉक्टर का जो उनके पड़ोस में रहता है कि उसने अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचा दिया, वरना रात के 3 बजे उसकी छोटी बहन के बस का ना था कि वो उसे अस्पताल ले जाती। बहरहाल किस्मत से उसे बर वक्त एट मिल गई। अब आगे अल्लाह मालिक है। अब तुम कब जाओगे उसके पास?
हाँ, शायद शाम को जाऊंगा। मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दफ्तर से ले लूँगा। ये कहकर आसिफ ने रिसीवर रख दिया। शाम को मैं जल्द ही अपने काम से फारिग हो गया और अब बड़ी बेचैनी से उसका मुंतज़िर था। नज़र बार बार घड़ी पर जा टिकती थी। आसिफ का बैंक मेरे दफ्तर वाली सड़क पर ही था। उसे यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से 5 मिनट लगते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मैं नुदरत के बारे में दिन भर सोचता रहा था। मैं उसके बारे में इतना तो जान गया था कि शादी के अलमिया ने उसे नफसियाती आरसे में मुब्तला कर दिया है। फिर वो मुझे गैर मामूली हसास लड़की भी दिखाई थी, लेकिन मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मुझे ऐसी नादानी की उम्मीद ना थी कि ऐसी पुरआसाइश जिंदगी जिसमें इज्जत, दौलत और शोहरत सभी कुछ था, यूं ठुकरा देगी। मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गलता था कि आसिफ की हेलो ने चौंका दिया। इतनी देर क्यों करती? मैंने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। यार, काम इतना था कि उठते उठते वक्त हाथ से निकल गया। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, नुदरत को होश आ गया है। अब वो खतरे से बाहर है। सरवत से अभी आधा घंटा पहले मेरी बात हुई है। अब तुम उठो, यहां से घर चलते हैं। चाय वाय पीकर फिर अस्पताल चलेंगे। बात असल में यह है कि मैं आज थक इतना गया हूं कि बगैर नहाए जिंदगी का मजा नहीं आएगा। आसिफ गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बोला। मैं खामोशी से उसके साथ हो लिया। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैंने आसिफ पर नजरें जमाते हुए पूछा, अचानक ऐसी क्या बात हुई कि नौबत इक़दाम में खुदकुशी तक जा पहुंची? मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं। परसों शाम मैंने उसे ठीक ठाक घर पर छोड़ा था। वो मामूल के मुताबिक थी, हंसती बोलती और कहके लगाती। हाँ, उस दिन उसने नींद न आने की शिकायत जरूर की थी, लेकिन वो भी गैर अहम अंदाज में। नींद न आने का जिक्र सुनकर मैंने उसे मजाक में शादी करने का मशवरा दिया था, जिस पर उसने हंसते हुए कहा कि क्या करूं, तुम शादीशुदा हो, वरना तुम ही से शादी कर लेती। अब मुझसे तो कोई आंख का अंधा और गांठ का पूरा ही शादी कर सकता है। अच्छा, कल मिलेंगे। ये कहती हुई वो अपने घर में दाखिल हो गई थी। ये थी आखिरी बात जो उसने मुझसे कही थी। कहीं उसने गलती से गोलियां तो नहीं खा ली? अब वो ऐसी नादान भी नहीं। वैसे एक बात है आसिफ, खुदकुशी करना इतना आसान नहीं, बड़े दिल गुर्दे का काम है। खुदकुशी सिर्फ वही आदमी करता है जिस पर हर तरफ से अंधेरा छा गया हो, जो मायूसी की अथाह गहराइयों में घिर गया हो, जिसे कोई रास्ता न सुझाई देता हो। नुदरत की जिंदगी में अचानक ऐसा क्या वाकया रूनुमा हुआ कि उसने पूरी शीशी हलक में उलट ली? यार, वो बस अजीब सी लड़की है। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोचती रहती है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उस पर क्या बीती। जब हम लोग कमरे में दाखिल हुए तो नुदरत हमें देखकर मुस्कुराई और उसने उठने की कोशिश की। मैंने फौरन ही उसे लेटे रहने का इशारा किया और उससे पूछा, कहिए क्या हाल है? बस आपकी दुआओं से बच गई। जी चाहा कि फौरन सवाल करूं कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर कुछ सोचकर रुक गया कि अभी फौरन ही ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। और आसिफ, बैंक का क्या हाल है? बैंक की इमारत अपनी जगह जूं की तूं खड़ी है, आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने अपना इंटरव्यू देख लिया था, आपने बड़ी शान से छापा है। मैं ममनून हूं आपकी। आपने जितनी शान से इंटरव्यू दिया था उतनी ही शान से छप गया। इसमें मेरा क्या कारनामा है? मुझे डर था कि कहीं आप कुछ उल्टा सीधा ना लिख दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वही लिखा जो मैंने कहा था। ये सरवत कहाँ है? आसिफ ने उसे तन्हा देखकर पूछा। बाहर गई है, कुछ दवाएं वगैरह लेने। क्यों, चाय पीनी है क्या? नहीं भाई, ऐसे ही पूछ रहा था। लो, वो आ गई, नुदरत ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। मैंने पलट कर देखा तो मुझे दरवाजे में एक 18-19 साल की लड़की दाखिल होती हुई नजर आई। उसने हम दोनों को बड़े अदब से सलाम किया और दवाएं मेज पर सजाकर खामोशी से बेंच पर बैठ गई। सरवत को देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। वो कहीं से भी नुदरत की बहन न दिखाई देती थी। न रंग, न रूप, न नक्शा, कुछ भी तो मेल न खाता था। नुदरत अगर चांद थी तो वो चांद का दाग। सरवत, जरा मुझे उठाओ। अच्छा आप ही। सरवत ने सहारा देकर उसे उठाया और आसिफ ने उसकी पीठ के पीछे 2-3 तकिए खड़े कर दिए। नुदरत ने नीम तरास होकर तकिए पर सर टिका लिया और हम दोनों से मुखातिब होते हुए बोली, आप लोग बैठ जाएं। हम दोनों सरवत के साथ बेंच पर बैठ गए। सरवत, चाय बना ले। अच्छा आप ही। अरे क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की, मैंने भी तो नहीं पी, इस बहाने मैं भी पी लूंगी। सरवत ने खामोशी से केतली उठाई और बाहर निकल गई। सरवत के जाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नुदरत ने 1-2 बार हमारी तरफ नजरें उठाकर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां चटखाने लगी। नुदरत, तुमने कितनी गोलियां खाई थी?
आसिफ ने गैर मुतवक्के सवाल किया। पता नहीं, मैंने तो शीशी ही उंडेल ली थी। हाँ, उनमें चंद एक ज़मीन पर भी गिरी होंगी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये जवाब तो तुमने कुछ इस अंदाज में दिया जैसे ख्वाब आवर गोलियां ना खाई हों, टॉफियां खाई हों। फिर क्या रोकर जवाब देती? नुदरत ने हंसते हुए कहा। यह अचानक इतनी गोलियां खाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने मौका गनीमत जानकर उसकी दुखती रग को छेड़ा। जब से होश में आई हूं, ये सवाल मुख्तलिफ लोग मुझसे दरियाफ्त कर चुके हैं और सबको मैं जवाब दे चुकी हूं, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। आपको भी बता देती हूं, यकीन करें या ना करें, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। बहरहाल हकीकत यही है कि गोलियां मैंने गुस्से में खा ली थीं। गुस्से में? आसिफ ने सवाल किया। असल में बात यह है कि ख्वाबावर गोलियों की मैं हमेशा से आदी हूं। गोली खाए बगैर मुझे नींद नहीं आती। कल ऐसा हुआ कि 3 गोलियां खाने के बावजूद मुझे नींद ना आई। मुझे गुस्सा आ गया और यूं मैंने पूरी शीशी अपने हलक में उतार ली। वाह, क्या अक्लमंदी का सबूत दिया तुमने, आसिफ ने मजाकन कहा। नुदरत के लहजे में बड़ी सच्चाई थी। मुझे फौरन उसके जवाब पर यकीन आ गया। वैसे इस जवाब ने उसकी शख्सियत से एक पर्दा और हटा दिया था। हम दोनों तकरीबन 2 घंटे तक उसके पास बैठे रहे। जब हम चलने लगे तो नुदरत मुझसे मुखातिब होकर बोली, आपसे एक दरख्वास्त करनी है। जी फरमाइए। मैं हमतन गोश हो गया। ये खबर प्रेस के हत्थे ना चढ़े। आप फिक्र ना करें। यह हिदायत अगर आप मुझे ना भी देती तो भी ये मेरे सीने में रहती। मुझे लोगों को तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल शौक नहीं। मेरे इस जवाब से नुदरत के चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत छा गई। उसने मुझे सताइशी नज़रों से देखा। दूसरे दिन मैं अपने दफ्तर में काम में मसरूफ था कि आसिफ का टेलीफोन आ पहुंचा। वो कह रहा था, हाँ भाई, शाम को नुदरत की तरफ चलोगे? अब क्या हाल है उसका? बहुत बेहतर है। मुमकिन है 1 आध दिन में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाए। आज शाम को मुझे एक काम था। ऐसा करो, आज तुम चले जाओ, फिर मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। काम वाम को गोली मारो, मेरे साथ शाम को अस्पताल चलो। उसने तुम्हें बुलाया है? यह झूठ है। नहीं भाई, ये झूठ नहीं, दिन के उजाले की तरह सच है। बुलाने की वजह क्या है? नामालूम वजह। आखिर तुमसे कुछ कहा तो होगा। सिर्फ इतना कि शाम को अकेले ना आना, उन्हें भी साथ लाना। यह पैगाम सरवत ने तुम्हें दिया? नहीं, खुद नुदरत ने अस्पताल से मुझसे बात की थी। कोई और सवाल? अब मैं आसिफ से क्या सवाल करता। उसकी बात सुनकर मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो यार, नुदरत तुम्हें पसंद करने लगी है। अरे ये क्या मजाक है। मैं नुदरत को बरसों से जानता हूं। वो बहुत खरी लड़की है, दिल की साफ, कोई काम छुपा कर नहीं करती, चाहे वो दूसरों की नज़रों में कितना ही खराब हो। तुमने देखा वो खतरनाक तस्वीर उसने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखी है। इसी तरह तुम उसे अच्छे लगे हो। उसने बिला झिझक मुझसे कह दिया कि शाम में तुम्हें अपने साथ लेता आऊं। और ये जो मैंने तुम्हें खुशकिस्मत कहा है, तो इसकी भी एक वजह है। आसिफ इतना कहकर जानबूझकर रुक गया। जी वो भी फरमाते हैं। नुदरत बड़ी बेनियाज लड़की है, अपनी ज़ात में मगन। यही वजह है कि उसके दोस्तों की तादाद एक उंगली पर गिनी जा सकती है। और अब उस फहरिस्त में तुम्हारा भी इजाफा हो गया है। और मेरी पेशगोई यह है कि तुम्हारा नाम चंद ही रोज़ में सरे फहरिस्त हो जाएगा। इस दोस्ती का अगर यह फ़ायदा हो कि वो मुझे अपनी शादी के अलमिया के बारे में सब कुछ बता दे, फिर तो ठीक है, वरना मैं उससे भी ज़्यादा बेनियाज आदमी हूँ। अपने काम से काम रखने वाला, अपने दायरे में गुम। मुमकिन है तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओ। बहरहाल इब्तिदा बुरी नहीं। ठीक है, फिर मैं शाम को तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंदाबाद। आसिफ ने एक जोरदार नारा लगाया और फिर मुझे रिसीवर रखने की आवाज़ आई। शाम को जब हम अस्पताल पहुंचे तो नुदरत हमें बाहर ही मिल गई। वो सरवत के साथ लॉन में बैठी थी। हमें देखकर उसने दूर ही से हाथ हिला दिया। क्या अस्पताल से छुट्टी हो गई तुम्हारी? आसिफ ने नज़दीक पहुंचते ही सवाल किया। नहीं, कमरे में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए यहां आकर बैठ गई। आसिफ ने मेरी जानिब मायने खेस नज़रों से देखा। मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी। नुदरत से मुखातिब होकर बोला, कहिए आज आपका क्या हाल रहा? बिल्कुल ठीक हूं। कल शायद यहां से छुट्टी मिल जाए। मुझे तो ये अस्पताल कब्रों की तरह दिखाई देते हैं। हर तरफ मौत की सी खामोशी, डरे डरे सहमे सहमे चेहरे, मुनकिर नकीर की तरह सवाल करते डॉक्टर, कफन खींचता हुआ अमला। मेरा तो जी चाहता है कि बस अभी यहां से भाग जाऊं। क्या करूं, मजबूरी है।
कल तक किसी न किसी तरह तो वक्त काटना होगा। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लंबी उंगलियां चटखाने लगी। आप ही, मैं अभी आती हूं। सरवत ये कहकर उठी तो मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो चाय लेने गई है। आप कौन सा सिगरेट पीते हैं? ये सवाल मुझसे था और अचानक। मैं कोई सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट पीते ही नहीं? चलो छुट्टी हुई। तुमने सिगरेट पीनी है क्या? आसिफ ने उससे पूछा। हाँ, नुदरत ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। आप औरतों की सिगरेट नोशी के खिलाफ तो नहीं? आप सिगरेट पीती हैं? मेरे लिए ये बात बाइस हैरत है। जी हाँ, लेकिन 2-3 सिगरेट से ज्यादा नहीं। क्या डॉक्टर को ये बात मालूम है? मैंने पूछा। जी हाँ, उस शरीफ आदमी ने सख्ती से सिगरेट पीने को मना किया है, इसलिए मैं कमरे से उठकर यहां आ गई हूं। आसिफ, निकालो सिगरेट। ये ठीक है कि मैं सिगरेट पीने का आदी न था, लेकिन आसिफ के साथ ये अय्याशी कभी कभार कर लिया करता था। जब नुदरत ने पैकेट से एक सिगरेट निकाला तो उसके साथ ही मैंने भी एक सिगरेट खींच लिया। नुदरत ने मुझे मुस्कुराकर देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने आसिफ से माचिस लेकर सबसे पहले मेरा सिगरेट सुलगाया, फिर आसिफ का और उसके बाद अपना। वो बड़ी महारत से सिगरेट पी रही थी। कश लेती, धुआं अंदर उतारती और चंद लम्हों बाद उसकी नाक के नतनों से धुआं खारिज होने लगता। मैं इंतहाई भोंडेपन से सिगरेट पी रहा था। कश लेता और फौरन मुंह खोलकर धुआं बाहर निकाल देता। नुदरत मुझे बड़ी दिलचस्पी से सिगरेट के साथ मजाक करता देखती रही। थोड़ी देर बाद सरवत चाय की ट्रे उठाए आ गई। उसने बड़े सलीके से चाय बनाकर पेश की। इतनी देर मैं उन दोनों बहनों की सूरतों का तकाबुल करता रहा, लेकिन बावजूद कोशिश के कोई मुमासलत तलाश न कर सका। आपको इस अस्पताल में किसी ने पहचाना नहीं? आप जब मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर तशरीफ लाए थे तो आपने मुझे पहचाना था? नहीं, मैंने साफ गोई से जवाब दिया। इसलिए कि मैं आपको गैर मुतवक्के तौर पर अव्वल जुलूल सूरत में नजर आई थी। शायद यही बात थी। फिर अस्पताल में आने वाले लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? उन्हें इस बात की कहाँ तवक्को होगी कि गुलकारा नुदरत इस अस्पताल के एक कमरे में मौजूद है। वैसे मैंने एहतियात बरती है। दिन भर मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद रहता है। यहाँ मैं चादर लिपेट कर आई थी, लेकिन अस्पताल का अमला तो आपको देखता होगा। किसी डॉक्टर ने तो मुझे नहीं पहचाना। शायद ये लोग अपनी मसरूफियत की वजह से टीवी देखते ही नहीं। अलबत्ता एक नर्स ने मुझे ज़रूर पहचानने की कोशिश की थी। मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हुए मुझसे कहने लगी, आप गुलकारा नुदरत हैं? मैंने बड़ी ही मासूमियत से इनकार में गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, मैं बैंक ऑफिसर नुदरत हूं। यह सुनकर उसका अपना ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो फौरन ही कमरे से निकल भागी। सरवत का हंसी के मारे बुरा हाल था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने उस नर्स के सामने खीखी ना की, वरना भांडा फूट जाता। नुदरत ने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया और नाक से धुआं निकालते हुए गोया हुई, अब आप इस बात पर गौर करें, मैं यहां बैठी हूं, सामने ही सड़क है, कितने लोग यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे नहीं पहचान रहा। ये दरअसल नफसा नफसी का दौर है। यहां कोई किसी को नहीं पहचानता। हम अपने ही दायरों में घूमते, फरेब नज़र में मुब्तला जिंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूं कि ये दुनिया अल्लाह मियां ने क्यों बनाई थी? हम इंसानों के लिए, कि हम इस दुनिया में रहकर उसकी बख्शी हुई नेमतों से लुत्फ अंदोज हों, सीधे रास्ते पर चलें और उस वाहिद खुदा की इबादत करें जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है। मैंने सीधे सादे अल्फाज में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल इससे ज़रा मुख्तलिफ है। मैं समझती हूँ कि यह दुनिया बतौर एक खिलौना बनाई गई है। दुनिया की हर शय जिसमें इंसान भी शामिल हैं खिलौनों की तरह हैं, टूट फूट जाने वाले। एक नातीदा हाथ हम सबको चाबियां देता रहता है। हम अपनी चाबियां ख़त्म होने तक चलते रहते हैं। फिर बात तख्लीक़े कायनात से होती हुई इंसानी नफ्सियात पर पहुंची। हमारा अमल, रद्द अमल, हमारे मुख्तलिफ रवैये। मैं खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता रहा। उस शाम मुझे अंदाज़ा हुआ कि नुदरत आम सी लड़की नहीं, वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन है। शौहर से निभा न होने की वजह उसका ज़हीन होना भी हो सकता है। पता नहीं उसका शौहर कैसा था, कहीं उसकी जहानत से एहसास कमतरी में तो नहीं मुब्तला हो गया। दूसरे दिन अस्पताल से नुदरत की छुट्टी हो गई। डॉक्टर ने 15 रोज़ तक मुकम्मल आराम करने की हिदायत की, लेकिन नुदरत आराम करने के मूड में बिल्कुल ना थी और इसकी वजह तन्हाई थी। सरवत के कॉलेज जाने के बाद वो घर में अकेली रह जाती और ये अकेलापन उसे सुकून पहुंचाने के बजाय अजियत में मुब्तला कर देता। जब मैंने उसे आराम करने की तलकीन की तो उल्टे रोज़े कले पड़ गए। वो इस शर्त पर आराम करने के लिए राज़ी हुई कि मैं रोज़ शाम उसके घर आऊँगा।
और वहां से रात का खाना खाकर निकलूंगा। इस तरह वो दिन की अजियतनाक तन्हाई शाम की मुलाकात के आसरे पर बर्दाश्त कर लेगी। तन्हा होने की वजह से शामें मेरी भी खाली थीं। ये वक्त मैं आसिफ या किसी और दोस्त के साथ आवारागर्दी में गुजारता था। मैंने सोचा अगर मेरी वजह से किसी को सुख पहुंचता है तो पहुंचा दिया जाए। वैसे भी उससे करीब होने का ये एक बेहतरीन मौका था। शुरू के 2-3 दिन तो आसिफ मेरे साथ नुदरत के घर जाता रहा। फिर बहन की शादी में मसरूफ हो जाने की वजह से मुझे तन्हा ही नुदरत के हाथ जाना पड़ा। नुदरत और मेरे दरमियान हम आहंगी पैदा हुई जा रही थी। वो आसिफ की पुरानी दोस्त थी। एक दिन बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि ये जो आसिफ ने मेरे साथ उसके घर जाना छोड़ दिया है, इसके पीछे कोई जलन तो नहीं। अगर ऐसा है तो मैं फौरन ही नुदरत से मुलाकात बंद कर दूंगा। इस ख्याल ने इस कदर शिद्दत इख्तियार की कि मुझे आसिफ से टेलीफोन पर बात करते ही बनी। मैंने साफ साफ अंदाज में उससे बात की। मेरी बात सुनकर आसिफ ने एक जोरदार कैका लगाया और बोला, यार तुम बहुत भोले हो। नुदरत मेरी दोस्त है, महबूबा नहीं। अगर महबूबा होती तो शायद मैं बुरा मानता। तुम उसके हल्का दोस्ती में आ गए हो तो यह बात मेरे लिए बाइस तकलीफ नहीं, बाइस राहत है। आसिफ के इस जवाब ने मुझे सुकून का सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मैं खामखा खुद को मुजरिम तसव्वुर करने लगा था।